हेलो क्लास, मैं दुर्गेश कुमार सिंह आपका स्वागत करता हूं दुर्गेश सिंह क्लासेस में। आज हम आप स्टडी करने जा रहे हैं क्लास 10th चैप्टर नंबर 2 एसिड बेस एंड सॉल्ट। आज का हमारा टॉपिक क्या होगा? एसिड बेस एंड सॉल्ट। एसिड बेस एंड सॉल्ट। एसिड बेस और सॉल्ट, इस चैप्टर की हम आप स्टडी करेंगे। एक एक टॉपिक को उठाएंगे। एसिड क्या होता है, बेस क्या होता है और सॉल्ट क्या होता है। सबसे पहले हम आप इसमें चर्चा करेंगे एसिड की। किसकी चर्चा करेंगे? एसिड। एसिड को हिंदी में कहेंगे क्या? अम्ल। अम्ल, क्षार और लवण। चैप्टर हमारा क्या है? अम्ल, क्षार और लवण। सबसे पहले अम्ल की चर्चा करेंगे। अम्ल किसे कहते हैं? पुरानी अवधारणा के अकॉर्डिंग कहा जाता था कि जितने भी पदार्थ स्वाद में खट्टे होते हैं, जितने भी पदार्थ स्वाद में खट्टे होते हैं उनको अम्ल कहा जाता है। जितने पदार्थ स्वाद में खट्टे होते हैं उनको अम्ल कहा जाता है। फिर वैज्ञानिक तर्क उसमें जोड़ा गया और कहा गया कि भैया जो पदार्थ नीले लिटमस को लाल कर देते हैं, क्या कर देते हैं? नीले लिटमस को लाल कर देते हैं, उन्हें भी क्या कहा जाता है? अम्ल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नीले लिटमस को लाल कर देते हैं, उनको अम्ल कहते हैं। तो हम क्या कर सकते हैं भाई कि स्वाद में खट्टे, स्वाद में खट्टे होते हैं। अम्ल क्या होंगे? स्वाद में खट्टे। और नीले लिटमस पत्र को, नीले लिटमस पेपर को या पत्र को क्या कर देते हैं? लाल कर देते हैं। नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। ये हमारी ओल्ड कॉन्सेप्ट है। कैसी कॉन्सेप्ट है? ओल्ड कॉन्सेप्ट, पुरानी अवधारणा। पुरानी अवधारणा के अकॉर्डिंग अगर हम आप अम्ल को डिफाइन करेंगे तो क्या कहेंगे? ऐसे पदार्थ जो स्वाद में खट्टे होते हैं तथा नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं, अम्ल कहलाता है। ऐसे पदार्थ जो नीले लिटमस को लाल कर देते हैं और जिनका स्वाद खट्टा होता है, क्या कहलाते हैं? अम्ल कहलाते हैं। लेकिन मॉडर्न थियरी हमारी क्या कहती है? मॉडर्न थियरी के अकॉर्डिंग होता है। मॉडर्न थियरी किसके द्वारा दिया गया भाई? आपका दिया गया है, बर्जीलियस नहीं है, ये आपका आर्हेनियस के अकॉर्डिंग। किसके अकॉर्डिंग दिया गया है? आर्हीनियस के अकॉर्डिंग, आर्हीनियस के अनुसार। आर्हीनियस के अनुसार आर्हीनियस ने क्या बताया अम्लों के बारे में? कि ऐसे पदार्थ जो जलीय विलयन में या गलित अवस्था में हाइड्रोजन आयन प्रदान करते हैं। क्या प्रदान करते हैं? H+ आयन देते हैं, हाइड्रोजन आयन देते हैं। इसको हम क्या कहेंगे? हम हाइड्रोजन आयन, हाइड्रोजन आयन देते हैं ऐसे पदार्थ। लेकिन किस अवस्था में भाई? गलित अवस्था, गलित अवस्था या जलीय विलयन। गलित अवस्था या जलीय विलयन। गलित अवस्था या जलीय विलयन में क्या देंगे? हाइड्रोजन आयन देते हैं। ऐसे पदार्थ जो गलित अवस्था या जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन देते हैं, अम्ल कहलाते हैं। ये थी किसकी कॉन्सेप्ट? आर्हीनियस का कॉन्सेप्ट था। तो अब यहां से हमारी अम्ल की नई परिभाषा बन जाती है। अब इन सबको हम आप मिला लेते हैं कि ऐसे पदार्थ जो स्वाद में खट्टे होते हैं, नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं और गलित अवस्था या जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन त्यागते हैं, क्या कहलाते हैं? अम्ल कहलाते हैं। हाइड्रोजन आयन त्यागते हैं तो उनको हम क्या कह देंगे? अम्ल कह देंगे। ठीक है। अब देखिए, अगर बात खट्टे स्वाद की जाए तो हम आप सभी अम्लों को चख नहीं सकते हैं भाई। सभी अम्ल चखेंगे, जैसे एसिटिक एसिड है, सिरका जिसको हम आप बोलते हैं, सिरके को आसानी से चख सकते हैं। लेकिन आपको कहा जाए कि नाइट्रिक एसिड चख लीजिए, तो सल्फ्यूरिक एसिड चख लीजिए, ये इतने ज्यादा खतरनाक होते हैं कि अगर ये हमारी स्किन से थोड़ा सा भी टच करेंगे ना तो स्किन को जला देंगे। आपकी जो उस पे टंग पर जितनी भी टेस्ट बड हैं, उन टेस्ट बड को ये क्या करेंगे? जला देंगे। तो एसिड का स्वाद तो आपको मिल जाएगा, लेकिन आगे का अगर आप कुछ भी खाते हैं तो उसका स्वाद आपको नहीं मिलेगा। तो इसके लिए सभी अम्लों का स्वाद हम आप चख नहीं सकते हैं। तो तभी हमारा दूसरा प्रयोग किया गया और कहा गया कि एक काम कीजिए भाई, और कोई प्रयोग कीजिए। तो प्रयोग किया गया तो उसमें हमको क्या मिला? कि जो नीला लिटमस पेपर होता है, नीले लिटमस पेपर को इन्होंने क्या कर दिया? लाल कर दिया। तो हमारी यहां से नई एक परिभाषा दूसरी बन गई कि ऐसे पदार्थ जो नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं, अम्ल कहलाते हैं। लेकिन यह नियम भी हर जगह लागू नहीं हुआ। उसके बाद हमारा कौन सी परिभाषा दी गई?
हमारी परिभाषा दी गई आर्हेनियस के अकॉर्डिंग। तो आर्हेनियस ने कहा कि ऐसे पदार्थ जो गलित अवस्था या फिर जलीय विलयन में क्या दे देते हैं, हाइड्रोजन आयन दे देते हैं, H+ आयन देते हैं, क्या कहलाते हैं, अम्ल कहलाते हैं। अब यहां से अम्लों का सामान्य लक्षण हमको पता चल गया है। क्या पता चल गया, अम्लों का सामान्य लक्षण। तो हम क्या क्या लिख सकते हैं अम्लों के सामान्य लक्षण के बारे में। अम्लों का सामान्य लक्षण, फर्स्ट पॉइंट, स्वाद में खट्टे होते हैं। स्वाद में कैसे होते हैं, खट्टे। और दूसरा पॉइंट क्या था, नीले लिटमस को लाल कर देते हैं, नीले लिटमस को लाल कर देते हैं, लाल कर देते हैं। और आर्हेनियस के अनुसार क्या मिला है, किसके अनुसार भाई, आर्हेनियस, आर्हीनियस नाम बहुत उटपटांग मिलता है। देखिए कुछ किताबों में आर्हेनियस लिखा गया है, कुछ किताबों में आर्हेनियस लिखा है और कुछ में आर्हीनियस लिखा है। जो आपकी समझ में आया आप वही कर लीजिएगा। तो आर्हीनियस के अनुसार क्या मिला, आर्हीनियस ने कहा कि गलित अवस्था, गलित अवस्था, इनको घोल दिया जाए तो गलित अवस्था या फिर किसमें, जलीय विलयन में, जलीय विलयन में H+ आयन, H+ आयन, या इसी को हम क्या कहेंगे, हाइड्रोजन आयन, हाइड्रोजन आयन देते हैं, क्या कहलाएंगे, अम्ल कहलाएंगे। इस तरीके से अम्ल की परिभाषा हो गई। अब देखिए आगे क्या कहें, सभी अम्लों का जलीय विलयन विद्युत चालन करता है। अब देखिए जब हमारे किसी भी विलयन में, सॉल्यूशन में आयन उपस्थित होगा तो उसमें धारा का प्रवाह होगा। अगली बात यह है कि शुष्क अवस्था में अम्ल क्या होते हैं, शुष्क अवस्था, शुष्क अवस्था मतलब उनमें नमी नहीं है, वो ठोस है या फिर गैस है, ठोस या गैस रूप में होंगे। तो शुष्क अवस्था में विद्युत कुचालक होते हैं, विद्युत कुचालक होते हैं, क्या होंगे, विद्युत कुचालक। लेकिन गलित अवस्था में, गलित अवस्था में विद्युत के सुचालक हो जाएंगे, विद्युत सुचालक हो जाएंगे। ठीक, शुष्क अवस्था में विद्युत के कुचालक, लेकिन गलित अवस्था में विद्युत के सुचालक हो जाएंगे। यानी कि अब जब हम इनको पानी में घोल देंगे तो इनमें धारा का प्रवाह होने लगेगा। आपको पता होगा कि शुद्ध जल में या शुद्ध लवण में या शुद्ध एसिड में किसी भी रूप में अगर आपका पानी केवल H2O है, जिसको कि हम आप डिस्टिल्ड वाटर कहते हैं, क्या कहते हैं, डिस्टिल्ड वाटर, आसुत जल, क्या कहेंगे भाई, आसुत जल, आसुत जल, जो लेबोरेटरी वगैरह में बनाया जाता है। कहां बनाया जाता है, ये लैब में बनाया जाता है। तो लैब में जो जल हमारा बनाया जाता है उसको हम आप आसुत जल कहते हैं। और इसमें केवल और केवल H2O होता है, इसके अतिरिक्त और ना तो कोई मिनरल्स होंगे, ना ही किसी प्रकार का अन्य प्रकार का पदार्थ होगा। तो ये हमारा विद्युत धारा का कुचालक होगा। लेकिन जब इसी जल में हम थोड़ी सी मात्रा एसिड या एसिड की डाल देंगे तो वह जल हमारा कैसा हो जाएगा, विद्युत का सुचालक हो जाएगा। अब देखिए अगर हम स्वतंत्र रूप में शुष्क अवस्था में, स्वतंत्र रूप में और शुष्क अवस्था में क्या ले ले, एसिड ले ले, तब भी उसमें धारा का प्रवाह नहीं होगा। शुद्ध अवस्था में जल ले ले तब भी धारा का प्रवाह नहीं होगा। लेकिन अगर हम इन दोनों को मिला देते हैं तो हमारा किस अवस्था में हो जाएगा भैया, गलित अवस्था में हो जाएगा या अम्ल का जलीय विलयन बन जाएगा। जब जलीय विलयन बन जाएगा तो यह धारा का सुचालक हो जाएगा। तो यह है हमारे अम्लों के सामान्य लक्षण, नोट कर लीजिए। नोट करिए। बेटा कपड़ा फेंकना, मैं तो फ्रिज से दूसरा बॉटल लेके आया, आराम। चलिए हो गया होगा, आगे चलते हैं। दूसरा देख लेते हैं भाई। इसी में दूसरा हमारा क्या है, बेस। दूसरा क्या देख लेते हैं, बेस। क्षार किसे कहते हैं। अगर सीबीएसई पैटर्न का कोई बच्चा है और वो लिखना चाहता है तो आप नोट कीजिए, एन एसिड इज अ सबस्टेंस, एंड रख दीजिए, एसिड इज अ सबस्टेंस
which remove, या रिमूव भी लिख देंगे या एक्सक्रीट लिखेंगे, क्या लिखेंगे, एक्सक्रीट, एक्सक्रीट H प्लस आयन इन एक्वस सॉल्यूशन, एक्वस सॉल्यूशन। किसके अकॉर्डिंग है भाई ये, अकॉर्डिंग टू आरहेनियस, अकॉर्डिंग टू आरहेनियस, आरहेनियस किसके अकॉर्डिंग है, आरहेनियस के अनुसार। आरहेनियस ने ये थ्योरम हमारा दिया था कि एसिड ऐसे सबस्टेंस होते हैं जो कि जलीय विलयन में या फिर गलित अवस्था में क्या देते हैं, हाइड्रोजन आयन त्याग करते हैं। एक्सक्रीट का मतलब होता है निकालना या त्यागना, हाइड्रोजन आयन त्यागते हैं। लाइक एग्जाम्पल वगैरह इनके देख लेते हैं। एग्जाम्पल हमारा कौन सा हो जाएगा, एग्जाम्पल हो जाएगा जैसे HCl, नाम होगा इसका हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, HNO3 नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, H3PO4 फॉस्फोरिक एसिड, फॉस्फोरिक एसिड। तो ये सब हमारे क्या है, इसी तरीके से सेम एज आपका हो जाएगा CH3COOH एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड, ठीक है। HCOOH इसको कह देंगे हम आप फॉर्मिक एसिड, फॉर्मिक एसिड। CH3CHOH उसके बाद COOH ये हो जाएगा लैक्टिक एसिड। तो इस तरीके से हमारे बहुत सारे एसिड हो जाते हैं। चलिए नोट कर लिए होंगे। अब बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ एसिड, टाइप्स ऑफ एसिड। टाइप्स ऑफ एसिड हिंदी में कहेंगे अम्ल के प्रकार या अम्लों के प्रकार। एसिड्स अम्लों के प्रकार। देखिए अम्लों के प्रकार में हम आप तो जनरली नाम सुनते हैं कंसंट्रेट है यानी कि सांद्र अम्ल, तनु अम्ल, इसको समझ लेते हैं। उसके बाद यानी कि मात्रा के अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू क्वांटिटी ऑफ एसिड। दो अकॉर्डिंग पे, दो बेस पे हम आप चलेंगे। फर्स्ट ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ क्वांटिटी ऑफ एसिड, क्वांटिटी ऑफ एसिड। दो टाइप का हो जाता है, एक होता है हमारा कॉन्सेंट्रेटेड जिसको हम आप क्या कहते हैं सांद्र अम्ल, और दूसरा होता है डाइल्यूट, डाइल्यूट एसिड जिसको कहेंगे तनु अम्ल। ठीक, इसको क्या कहते हैं भाई, अम्ल की मात्रा के आधार पर, अम्ल की मात्रा के आधार पर। अम्ल की मात्रा के आधार पर अम्ल कितने प्रकार के, दो प्रकार के, सांद्र अम्ल और तनु अम्ल, सांद्र अम्ल और तनु अम्ल। तो कंसंट्रेटेड एसिड क्या होता है और डाइल्यूट एसिड क्या होता है, इसके बारे में यहां हम आप चर्चा करेंगे। सेकंड देख लेते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ इक्विलिब्रियम, ऑन द बेसिस ऑफ इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम। इसके अकॉर्डिंग भी दो टाइप के होंगे। एक हमारा हो जाएगा हार्ड एसिड, हार्ड एसिड,
और दूसरा होगा सॉफ्ट एसिड, सॉफ्ट एसिड। यानी एक को हम आप कहेंगे प्रबल अम्ल या हार्ड या स्ट्रॉन्ग, इसको और क्या कह सकते हैं, स्ट्रॉन्ग, और इसको क्या कह देंगे, सॉफ्ट या वीक। तो इसको हम आप क्या कहेंगे हिंदी में भाई, हिंदी में कह देंगे प्रबल अम्ल, और दूसरे को क्या कह देंगे, दुर्बल अम्ल, दूसरे को कहेंगे दुर्बल अम्ल। अब एक एक की हम आप चर्चा कर लेते हैं कि सांद्र अम्ल क्या होता है और तनु अम्ल क्या होता है, उसके बाद देख लेते हैं किसके अकॉर्डिंग है, आपका साम्यावस्था के अकॉर्डिंग, साम्यावस्था के आधार पर, साम्यावस्था के आधार पर। देखिए मात्रा के आधार पर अम्ल हमारे दो प्रकार के, तनु अम्ल और सांद्र अम्ल। कौन कौन से, तनु अम्ल और सांद्र अम्ल। सांद्र अम्ल क्या है, जैसे देखिए हम अम्ल का जब सॉल्यूशन बनाएंगे, कोई भी विलयन बनाएंगे, एसिड की मात्रा ज्यादा रखेंगे और उसके जो है जल की मात्रा कम रखेंगे, एसिड की मात्रा ज्यादा और वाटर की मात्रा कम, तब हम उसको क्या कहेंगे, सांद्र अम्ल कहेंगे। जब अम्ल की मात्रा ज्यादा होगी और जल की मात्रा क्या होगी, कम होगी, इसका मतलब क्या है, अम्ल अधिक, अम्ल अधिक और क्या, जल कैसा हो, कम, तब इसको क्या कह देंगे, सांद्र अम्ल कह देंगे। लेकिन डाइल्यूट में जस्ट उल्टा हो जाएगा, डाइल्यूट में क्या हो जाएगा, अम्ल की मात्रा हो जाएगी कम और जल की मात्रा हो जाएगी अधिक, जल की मात्रा क्या हो जाएगी, अधिक, तब उसको हम क्या कह देंगे, डाइल्यूट एसिड। और सांद्र एसिड अम्ल किसको कहेंगे, अम्ल की मात्रा ज्यादा होगी और जल की मात्रा बहुत ही कम होगी, तब हम उसको क्या कह देंगे भाई, सांद्र अम्ल कह देंगे। समझ में आ रहा है। चलिए अब हार्ड एसिड और सॉफ्ट एसिड देख लेते हैं, लेकिन इसको समझने से पहले हम आप क्या समझ लेते हैं, इक्विलिब्रियम, साम्यावस्था क्या होती है। पहले आप इसको समझ लीजिए, उसके बाद हम आप समझते हैं कि साम्यावस्था के अनुसार प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल हमारे क्या होते हैं। पहले देख लेते हैं इक्विलिब्रियम, साम्यावस्था क्या है। मान लीजिए जनरली कि हमने जो है दो बर्तन ले लिए, ऐसे दो बॉटल ले लिए, तो एक बोतल में हमने क्या किया कि ऐसे पानी भर दिया, इसको फुल, इसको जल से भर दिया, और दूसरे को हमने खाली रखा। फिर हमने एक विकल्प अपनाया कि इसमें हमने एक ऐसे छिद्र कर दिया और छिद्र करके इसमें एक पाइप लगा दिया। क्या किया, दोनों के बीच एक पाइप लगा दिया। जब दोनों के बीच पाइप लगा दिया तो अब क्या होगा कि यहां ये जो जल स्तर है, ये जल स्तर धीरे धीरे नीचे आएगा और इसमें जल नहीं है, तो इसमें क्या होगा, इसका जल स्तर ऊपर जाएगा, इसका जल स्तर ऊपर जाएगा, और तब तक जो है ये जल का ट्रांसफर, जल का इस बर्तन से इधर में जो स्थानांतरण हो रहा है, ये स्थानांतरण तब तक चलता रहेगा जब तक दोनों बर्तनों में जल का जो तल है वो समान नहीं हो जाता। यानी कि जैसे ही दोनों बर्तनों में जल का तल हमारा समान हो जाएगा, दोनों में लगभग आप देखिए तो नियर अबाउट इतना तल हमारा पहुंच जाएगा, तो जब दोनों में जल का तल इतना हो जाएगा तो जल का ट्रांसफर जो है रुक जाएगा, तो इसी अवस्था को हम क्या कह देंगे, साम्यावस्था कह देंगे। यानी कि अब आप बात को समझिए, दोनों की मात्रा, दोनों में जल की मात्रा क्या हो गई है, बराबर हो गई है, तो इसी चीज को हम क्या कहेंगे, साम्यावस्था कह देंगे। तो साम्यावस्था के अकॉर्डिंग अब प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल को हम आप डिफाइन करेंगे। तो प्रबल अम्ल को क्या कह देंगे, ऐसे अम्ल जो अपने, चूंकि अम्लों को जब हम जल में डालेंगे तो अम्ल हमारे क्या हो जाएंगे, अपने अपने आयनों में टूट जाएंगे। जैसे देखिए अभी आपको कुछ एग्जांपल बताए थे, जैसे कि HCl ले लेते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसको हम क्या किए, पानी में डाल दिए। किस में डाल दिए भाई, पानी में घोल दिए, तो ये H+ आयन और Cl माइनस आयन में कंप्लीटली टूट जाएगा। ये कहीं भी अपने इस पदार्थ के साथ में, इस अभिकारक के साथ में साम्यावस्था की स्थापना नहीं करेगा, साम्य की स्थिति नहीं बनाएगा। अर्थात ऐसा नहीं होगा यहां पर कि इसकी मात्रा और इनकी मात्रा दोनों बराबर हो जाए। जैसे ही हम इसको पानी में डालेंगे थोड़ी देर में अपने पूरे के पूरे आयनों में वियोजित हो जाएगा कंप्लीटली, तो इसको हम क्या कह देंगे, प्रबल अम्ल। तो हम इसको डिफाइन कर सकते हैं कि ऐसे अम्ल, क्या डिफाइन करेंगे, ऐसे अम्ल जो
आयनित अवस्था में, आयनित अवस्था में अपने मूल अणु यही होगा हमारा, मूल अणु के साथ साम्यावस्था नहीं दिखाते हैं, साम्यावस्था नहीं दिखाते हैं, नहीं प्रदर्शित करते हैं, नहीं प्रदर्शित करते हैं, प्रबल अम्ल कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? प्रबल अम्ल कहलाते हैं। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा इसका? इनऑर्गेनिक एसिड्स, अकार्बनिक रसायन, सॉरी अकार्बनिक अम्ल, जो हमारे अकार्बनिक अम्ल होंगे, अकार्बनिक अम्ल, वो सबके सब क्या होंगे भाई? प्रबल अम्ल होंगे। अकार्बनिक अम्ल के अंतर्गत आपका क्या आ जाएगा? HCl, H2SO4, H3PO4, ठीक है, HNO3, ये सब हमारे क्या हो जाएंगे? ये सब के सब हमारे क्या हैं? ये सभी के सभी हमारे प्रबल अम्ल हैं। लेकिन अब दूसरे की बात कर लेते हैं। क्या कह रहा है कि इससे पहले में आप देखिए, पहले ऐसे अम्ल जो आयनित अवस्था में अपने मूल अणु, यानी कि ये आयन हो गए, ये दोनों को हम क्या कहेंगे? आयन। H प्लस आयन है, Cl माइनस आयन है। ये आयन अपने मूल अणु यानी HCl के साथ में, ऐसा नहीं है कि इनकी मात्रा आधी टूट जाएगी जब, और इनकी मात्रा और इसकी मात्रा दोनों की बराबर हो जाएगी तो ये टूटना बंद हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। यहाँ पे ये पूर्ण रूप से अपने आयनों में वियोजित हो जाएगा। तो उसी को हम क्या कह देंगे कि ये साम्यावस्था स्थापित नहीं करता है। और जब ये साम्यावस्था स्थापित नहीं करता है तो इसी को हम क्या कह देंगे? प्रबल अम्ल कह देंगे। तो नया इसका डिफिनीशन क्या हो जाएगा कि ऐसे अम्ल जो आयनित अवस्था में अपने मूल अणु से, ये क्या लिखे भाई? अणु लिखे हैं, मूल अणु के साथ साम्यावस्था नहीं प्रदर्शित करते हैं, मूल अणु के साथ साम्यावस्था नहीं प्रदर्शित करते हैं, प्रबल अम्ल कहलाते हैं। इसका जस्ट अपोजिट क्या हो जाएगा? दुर्बल अम्ल के लिए हो जाएगा। जहां पे हम आप लगाए हैं कि नहीं प्रदर्शित करते हैं, वही क्या लिख देंगे कि ये साम्यावस्था प्रदर्शित करते हैं। और अगर ये साम्यावस्था प्रदर्शित करते हैं तो सीधी सी बात है कि इनको हम क्या कह देंगे? दुर्बल अम्ल कह देंगे। तो दूसरी डिफिनीशन आप लिख सकते हैं। चलिए दूसरे में हम आप एग्जांपल देख लेते हैं। दूसरा हमारा कौन सा हो जाएगा? दुर्बल अम्ल। दुर्बल अम्ल, दुर्बल अम्ल किसको कह देंगे? वीक एसिड किसको कहेंगे भाई? वीक एसिड। वीक एसिड क्या है इसको हम आप देख लेते हैं। देखिए इसी को आप समझिए, केवल एक शब्द आपको हटा देना है। क्या? ऐसे अम्ल जो आयनित अवस्था में अपने मूल अणु के साथ साम्यावस्था प्रदर्शित करते हैं। नहीं शब्द को आप हटा दीजिए, क्या बन जाएगा? दुर्बल अम्ल। तो यहां से हमको दो शब्द हटाना है। एक तो हम यहां से हटा दें नहीं, और दूसरा यहां प्रबल को हटा करके क्या लगा दें? दुर्बल कर दें। इसी प्रबल को क्या कर दें? दुर्बल अम्ल। तो यहां से भी एग्जाम्पल में भी बदल जाएगा। कार्बनिक की अकार्बनिक की बजाय क्या हो जाएगा? कार्बनिक अम्ल हो जाएगा। देखिए परिभाषा हमारी मेंटेन हो गई। ऐसे अम्ल जो आयनित अवस्था में अपने आयनों के साथ या अपने मूल अणु के साथ में साम्यावस्था स्थापित करते हैं, दुर्बल अम्ल कहलाते हैं। साम्यावस्था प्रदर्शित करते हैं, दुर्बल अम्ल कहलाते हैं। जैसे कार्बनिक अम्ल, कार्बनिक अम्ल में हमारा हो जाएगा एसिटिक एसिड। क्या हो जाएगा? एसिटिक एसिड, जिसका फार्मूला होता है CH3COOH। लैक्टिक एसिड, लैक्टिक एसिड। अब क्या हो जाएगा? लैक्टिक एसिड हो गया टार्टरिक एसिड, टार्टरिक एसिड, मैलिक एसिड, मैलिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड, वो है ऑक्सैलिक एसिड। ये सब हमारे क्या हैं? ऑर्गेनिक एसिड है। और ऑर्गेनिक एसिड हमारे क्या कहलाते हैं भाई? दुर्बल अम्ल कहलाते हैं, दुर्बल अम्ल। तो देखिए एसिटिक एसिड किस तरीके से, अब इसको हमें मान लीजिए कि दिखाना है, तो CH3COOH है। अब ये जब साम्यावस्था दिखाएगा तो रिवर्सिबल रिएक्शन करेगा,
होता यह है कि ये आपका CH3COO माइनस और H+ में टूट जाता है। किसमें टूट जाता है? H+ आयन ये भी देता है, लेकिन कुछ समय तक तो ये रिएक्शन हमारा इरिवर्सिबल रहेगा, जब तक इनकी कुछ मात्रा नहीं बन जाती। जैसे ही इनकी कुछ मात्रा बन जाती है, अर्थात इनकी मात्रा, इनकी का कंसंट्रेशन और इसका कंसंट्रेशन दोनों जब बराबर हो जाएगा, दोनों की मात्राएं, दोनों की सांद्रताएं सॉल्यूशन में इक्वल हो जाएंगी, तो ऐसा नहीं है कि इनका टूटना बंद हो जाएगा। टूटना नहीं बंद होगा, बल्कि जैसे ही एक अणु इधर से टूट के इनका फॉर्मेशन करेगा, तुरंत इधर से दूसरा अणु जुड़ करके किसका, फिर से एसिटिक एसिड का फॉर्मेशन कर देगा। तो ये प्रोसेस हमारा लगातार चलता रहेगा और इसीलिए हम इसको क्या कहेंगे? रिवर्सिबल रिएक्शन कहेंगे। और ये अम्ल पूरी तरीके से अपने आयनों में वियोजित नहीं होता है, पूर्णतः आयनों में नहीं टूट पाता है, इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं? दुर्बल अम्ल कह देते हैं, वीक एसिड कह देते हैं। नोट कर लीजिए। आशा करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करना ना भूलें, और लास्ट में आने वाली बेल बटन को जरूर दबाएं, ताकि मैं जैसे ही नया वीडियो कोई अपलोड करूं आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और क्लास 10th की सारी वीडियोस आपको प्रोवाइड की जाएंगी। साथ में ही अगर आपका कोई साथी 11th 12th में केमिस्ट्री पढ़ रहा है तो उसके लिए केमिस्ट्री की वीडियोस अवेलेबल है चैनल पर, वो जा करके वीडियोस अपना क्रिएट कर सकता है, अपनी क्लास को कंप्लीट कर सकता है। अगर कुछ भी क्लास में छूट गया है तो हमारे चैनल पे अवेलेबल है, और वो भी बिल्कुल निःशुल्क। ज्यादा से ज्यादा संख्या में अपने साथियों को जोड़िए और चैनल के साथ लगातार बने रहिए। धन्यवाद।